like a Hellcat. चलो भाई, द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें बोल दिया है कि एफ इनवर्स फाइंड करो। ओके, तो यहाँ पे डोमेन एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी डिफाइन करके नहीं दिया है, ना डोमेन दिया है ना कोडोमेन दिया है। हमें ये नहीं सोचना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता ही होगा तो ही इन्होंने पूछा होगा हमें। ओके, क्योंकि डोमेन कोडोमेन कुछ दिया नहीं है। अगर डोमेन कोडोमेन कुछ दिया होता तो वी हैव टू चेक दैट, सोचना पड़ता कि फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों है। अगर दोनों है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। तो द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो अगर याद हो तो क्या डिस्कस करा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू अगर y है तो यहाँ से अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y बन जाएगा। इन शॉर्ट हमें x फाइंड करना है। ओके, तो सेम लॉजिक यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई ले लो, तो एफ एक्स मतलब 2x, तो 2x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाओ तो x इज इक्वल टू वाई बाई 2। अब ये जो x होता है वो क्या होता है, तो इट इज f इनवर्स y। तो देयरफॉर f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y बाई 2। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x बाई 2। सिंपल। क्या किया, अगर लेफ्ट साइड पे मैं y की जगह पे x करूंगा तो राइट साइड पे भी y की जगह पे x हो जाएगा। सिंपल वाला लॉजिक। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x बाई 2। तो आंसर इज ऑप्शन बी। f of x इज इक्वल टू x प्लस 3, ये f x है, एंड g of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। तो एफ ओ जी फाइंड करना है। तो क्या किया था भाई, कल ऐसा एक सम किया था लास्ट लेक्चर में। इसको कन्वीनियंसी के लिए ए मान लेते हैं, इसको कन्वीनियंसी के लिए बी मान लेते हैं, फॉर द कन्वीनियंसी। अब एफ ओ जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। एफ ओ जी मतलब क्या, पहले जी फंक्शन अप्लाई करो, उसका जो आंसर आता है उसको एफ फंक्शन में अप्लाई करो, दैट्स इट। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, बी है, तो एफ ऑफ बी। ओके, अब यहाँ पे आप सोचो कि अगर लेफ्ट साइड पे x है तो राइट साइड पे x है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे b कर दूं तो राइट साइड पे भी b करना पड़ेगा। तो f ऑफ b क्या बनेगा अपना, b प्लस 3 बनेगा। एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ b। b किसको माना था हमने, तो x स्क्वायर को माना था। तो b की जगह पे वापस, तो x स्क्वायर प्लस 3 दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ ओ जी। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए इज द आंसर, दैट इज एफ ओ जी। क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स इज एक्स प्लस 3, जी एक्स इज एक्स स्क्वायर, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। क्वाइट इजी, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करना है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या, तो एक्स प्लस 3, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या, तो एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, दैट्स इट। सिंपल। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बोला है तो मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अगर एडिशन बोला होता तो हम एडिशन कर देते, सब्ट्रैक्शन बोला होता तो सब्ट्रैक्शन, सेम थिंग। अगर डिवीजन बोला होता तो डिवीजन। तो आंसर इज सी यहाँ पे। चलो भाई, द इनवर्स एच इनवर्स वेयर द फंक्शन एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स दिया हुआ है log of x to the base 10। इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स करने के लिए क्या कर देते, रिकॉल कर लेते, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो x जो बनेगा वो एफ इनवर्स y बनेगा। यहाँ पे f की जगह पे h फंक्शन दिया हुआ है, तो h ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू h इनवर्स y बन जाएगा। ओके, सिंपल। हमें x फाइंड करना है इन शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या ले लिया जाए, तो h ऑफ x इज इक्वल्स टू y ले लिया जाए। तो अगर h ऑफ x इज इक्वल्स टू y है तो log x विथ बेस 10
इज इक्वल्स टू वाई बन जाएगा। लॉग का हमने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देखा था, तो लॉग का टॉपिक ऊपर ऊपर से हमने रेफर किया था। उसमें क्या था कि अगर मुझे लॉग फंक्शन हटाना है तो ये जो बेस है वो इसका बेस बन जाएगा, ऐसा था, है ना, याद होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ये बेस जो है वो इसका बेस बन जाएगा, तो 10⁻⁴ लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू h इनवर्स y होगा। तो दैट्स वाई h इनवर्स y इज इक्वल टू 10⁻⁴। अब हमें क्या चाहिए, h इनवर्स x चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे y की जगह पे x रख दो, तो वो बन जाएगा h इनवर्स x। तो y की जगह पे x लिख देंगे तो 10⁻x, दैट इज इक्वल टू h इनवर्स x। So that's why answer is option B. Question number 20. For the function h of x is equal to 10⁻1 plus x. h of x is equals to 10⁻x plus 1 दिया है। x plus 1 बोलो कि 1 plus x बोलो, both are one and same thing. Then the domain of real values of x where 0 less than or equal to x less than or equal to 9, the range is, range मतलब क्या कि इसका possible answer क्या हो सकता है, okay, that is called range। and इसके possible questions क्या हो सकते हैं उसको बोलते हैं अपने डोमेन। तो इसका डोमेन दिया हुआ है, पॉसिबल क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है हमें कि 0 to 9 इंक्लूडिंग 0 and 9, 0 and 9 को इंक्लूड करके 0 to 9 वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अब h ऑफ x इज इक्वल टू 10⁻1 प्लस x है आपके पास, तो सिंपल जैसे हम सोचते थे वैसे ही कि यहाँ पे x की जगह पे एक बार 0 रखते हैं, तो h ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 10⁻1 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 10। एंड h ऑफ 9 क्या हो जाएगा, तो h ऑफ 9 इज इक्वल टू 10⁻1 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 10⁻10। तो ये मिनिमम वैल्यू बना और ये मैक्सिमम वैल्यू बना, है ना। तो जो कुछ भी आंसर है वो इन दोनों के बीच में ही आता होगा। ओके, तो आंसर इज 10 and 10⁻10 के बीच में, तो ऑप्शन ए, दैट इज द आंसर। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन, तो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, next one is symmetric relation and third one is transitive relation। ये तीन टाइप के रिलेशन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इफ R contains an ordered pair of the form A comma A in S cross S, then R is called reflexive। In a reflexive relation, A is related to itself। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन जो है वो सबसेट होता है। अगर रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी आप सोच रहे हो तो किसका सबसेट होगा रिलेशन, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ओके, अगर रिलेशन इज फ्रॉम एस टू एस सोच रहे हो, एस मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट सोच रहे हो तो एस क्रॉस एस का सबसेट होगा। ओके, अब कहने का मतलब क्या है मेरा कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1,1 2,2 3,3 इस टाइप का रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, देन आई कैन से दैट इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सर तो अभी इसमें कुछ मज़ा नहीं आई समझने में, तो थोड़ा प्रॉपरली समझा जाए। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। तो कोई एक रिलेशन आपको एस्टैब्लिश करके दिया हुआ है, रिलेशन R is such that it is an ordered pair of x comma y where x minus y belongs to integer। यहाँ पे x and y both are integer for every xy belongs to z। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, रिलेशन क्या है कि आप ऐसे दो कोई भी इंटीजर ले लो कि जिनका सब्ट्रैक्शन इज एन इंटीजर।
ऐसे कोई भी दो इंटीजर ले लो कि जिनका सब्ट्रैक्शन इज एन इंटीजर, तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि 1/2 -1, तो आंसर -1/2 आएगा। तो 1/2 एंड 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि हमें इस टाइप के एलिमेंट चाहिए जो पहले तो z में बिलोंग करते हो, मतलब वो खुद इंटीजर हो, एंड उनका सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर हो। ऐसा कोई रिलेशन है? ये क्वेश्चन है, ये आपको दिया होगा, आपको डिसाइड करना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि x, x जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो सिंपल है, x, y कब बिलोंग करता है कि अगर x, y बिलोंग करता है रिलेशन में, इफ आई एम सेइंग दैट कि x, y इज बिलोंग्स टू रिलेशन, देन इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस y जो है वो z में होना चाहिए, तभी वो बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन ऐसा एस्टैब्लिश है कि उन दोनों का सब्ट्रैक्शन z में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस वाई बिलोंग्स टू z होना चाहिए। अब यहाँ पे x, x बिलोंग्स टू r है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। मतलब सिंपल यहाँ पे क्या कर रहा है, तो y को रिप्लेस कर दिया x से। तो अगर मैं y को रिप्लेस कर दूंगा x से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x हो जाएगा। x माइनस x क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। अब ये जो 0 आंसर आया वो इंटीजर है, चेक करना है। तो यस सर, इट इज एन इंटीजर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है वो सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अभी अगर आपको ऐसा दिमाग में आए सर, तो फिर सारे के सारे रिफ्लेक्सिव होने ही वाले हैं ना? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि ये जो है वो क्वेश्चन है उसमें रिफ्लेक्सिव ना आता हो। एज पर एग्जाम्पल, दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि x, y वेर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये एक रिलेशन है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग x, y इज इक्वल टू 2 ले ले, या तो फिर दूसरा कोई रिलेशन लाइक दूसरा कुछ बनाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ले लेते हैं, इससे ज्यादा क्लियरली हम लोग समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसमें कोई ये मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, ये नहीं सोचना है कि सर ये कहाँ से आ गया। ये अपना क्वेश्चन है, ये वो लोग क्वेश्चन में ही देंगे। तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो रिलेशन इज दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। कब? अगर x एंड y वो रिलेशन में बिलोंग करता है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज अ रिलेशन। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो क्या चेक करना पड़ेगा, x, y की जगह पे मुझे सोचना पड़ेगा कि x, x रिलेशन में है कि नहीं है। मतलब मैंने सिंपल क्या किया, तो y की जगह पे x रिप्लेस कर दिया। इसमें y की जगह पे x रिप्लेस करो एंड देखो कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव, अगर फॉल्स है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये x x कैंसल, तो 0 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये ट्रू है? नो सर, ये ट्रू नहीं है। तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो दिस मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है कि अगर x, y बिलोंग्स टू रिलेशन है, देन y, x भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अगर ये बिलोंग करता है तो ये सोचना है, अगर यही बिलोंग नहीं करता है तो इसके बारे में नहीं सोचना है। तो सिंपल यहाँ पे सोचे हम लोग ये वाला रिलेशन x माइनस वाई बिलोंग्स टू z। तो एक काम करते हैं, x की जगह पे 1 एंड y की जगह पे 2 ले लेते हैं एंड चेक करो कि x की जगह पे 1 एंड y की जगह पे 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2, तो वो क्या आंसर आएगा, -1 आंसर आएगा। तो -1 जो है वो z में बिलोंग करता है। यस सर, -1 इज एन इंटीजर। तो ये जो है वो एक रिलेशन है, दिस इज अ रिलेशन। तो अगर ये रिलेशन है तो इसका उल्टा 2, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। ओके, तो हम क्या चेक करेंगे 2, 1 के लिए,
अब x की जगह पे 2 रखो एंड y की जगह पे 1 रखो, तो जो आंसर आता है वो z में होना चाहिए। तो x की जगह पे 2 एंड y की जगह पे 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ये बिलोंग्स टू z कह सकते हो? यस सर कह सकते हैं, है ना। तो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन कि 1,2 बिलोंग्स टू r हुआ तो 2,1 भी बिलोंग्स टू r होता है। ये जो कुछ भी आंसर आता है वो इंटीजर ही आता है, दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। पर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x की जगह पे आप 1 लिखोगे तो y का आंसर आपको क्या मिलेगा, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लिखेंगे x की जगह पे तो 3 आएगा। 1 3 बिलोंग्स टू r है, पर इसका उल्टा सोचा जाए, उल्टा क्या सोचा जाए कि 3 1 बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं, है ना। तो अगर मैं x की जगह पे 3 लिखूंगा, ये फर्स्ट वैल्यू इज फॉर x, तो अगर मैं x की जगह पे 3 लिखूंगा तो y का आंसर 1 आएगा, ये सोचना है हमें। तो अगर x की जगह पे मैंने 3 लिखा तो y का आंसर इज 3 प्लस 2 दैट इज 5। 1 तो नहीं है, ओके। तो ये जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं है। कौन से रिलेशन में? पर्टिकुलर ये वाले रिलेशन में नहीं है। So that's why this is not a symmetric relation. ये जो है वो symmetric relation नहीं है, okay? अगर 1 3 belongs to R करता है तो 3 1 भी belongs to R करता तो ये रिफ्लेक्ट सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन होता, अदरवाइज ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर AB belongs to R है, BC belongs to R है, ये दोनों रिलेशन में होने चाहिए। अगर ये दोनों रिलेशन में है तो AC belongs to R होना चाहिए। अगर AC belongs to R होता है then we can say that it is transitive relation, okay? अगर AB belongs to R है, फर्स्ट कंडीशन if this belongs to R, हाँ ध्यान रखना, अगर ये दोनों में से कोई एक रिलेशन में नहीं है तो आगे सोचना नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो 1,2, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस 2 जो है वो -1 होगा एंड -1 इज बिलोंगिंग टू z, सो दैट्स व्हाई 1,2 बिलोंग्स टू आर है। यस सर। देन 2,3 सोचे तो अगर x की जगह पे 2 एंड y की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का आंसर आएगा -1। इज इट बिलोंग्स टू z? यस सर। तो दैट्स व्हाई ये भी रिलेशन में है। तो देन क्या होना चाहिए, तो 1 एंड 3 रिलेशन में होना चाहिए। अब 1 एंड 3 रिलेशन में कब आएंगे, जब 1 माइनस 3 किया जाए और वो आंसर इंटीजर आए। तो 1 माइनस 3 करते हैं तो -2 आंसर आएगा विच इज बिलोंगिंग टू z। So that's why 1,3 is also belongs to R, ये भी relation में है। So that's why I can say that it is transitive also, ये transitive भी है। अब इसके बारे में y is equal to x plus 2 बोला है, तो हमने x की जगह पे 1 रखा था तो आंसर 3 आता था, है ना। तो 1,3 belongs to R। अब अगर x की जगह पे मैं 3 रखूंगा तो y का आंसर क्या आएगा, 3 plus 2 is 5। तो 3,5 is also belongs to R। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होना चाहिए कि 1 5 से रिलेट करना चाहिए। अगर ऐसा रिलेट करता है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज ट्रांजिटिव। तो अब चेक करते हैं कि ये रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर x की जगह पे 1 लिखूंगा तो y का आंसर 5 आना चाहिए। तो x की जगह पे 1 लिखोगे तो आंसर 5 आएगा नहीं सर। सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो भाई रिफ्लेक्सिव मतलब क्या हुआ, तो रिफ्लेक्सिव मतलब a, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम ऑर्डर पर 1,2 लिखते थे तो कैसे लिखते थे कि भाई मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो अगर मैंने x की जगह पे 1 लिखा तो y का आंसर 2 आया।
तो ये जो आंसर है वो y कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, क्वेश्चन जो है वो x कोऑर्डिनेट में लिखते हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर वो खुद होना चाहिए, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव, है ना। तो रिफ्लेक्सिव दैट मीन्स जो क्वेश्चन में आप लोग रख रहे हो वही आपका आंसर में आना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कब बनेगा, जब 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है तब। रिलेशन मतलब जो कोई भी आपको डिफाइन करके दिया है, दैट इज योर रिलेशन, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ओके, सिंपल तरीके से सोचो तो ये ए का इमेज ए होना चाहिए। दैट मीन्स आप सिंपल मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ तो आपकी इमेज दिखेगी। कैसी दिखेगी, तो जैसे आप हो वैसी ही दिखेगी। तो खुद की इमेज खुद होगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन सिमेट्री रिलेशन। तो सिमेट्री रिलेशन मतलब क्या था कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं तो नरेंद्र मोदी जी भी हमें जानने चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, वन साइडेड रिलेशन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन। तो वो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ओके, जैसे कि हर्ष इज अ फ्रेंड ऑफ कथन, तो कथन भी हर्ष का फ्रेंड होना चाहिए। अगर है तो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। देन नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या था कि अगर a कॉमा बी जो है वो रिलेट करता है, b कॉमा सी जो है वो भी रिलेट करता है, तो a कॉमा सी रिलेट करना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ऐसा। ओके, इसका मतलब सिंपल, अगर कोई एक जनरल एग्जांपल दे, हाँ, तो हर्ष इज अ फ्रेंड ऑफ कथन एंड कथन इज अ फ्रेंड ऑफ देव, तो हर्ष देव का भी फ्रेंड होना चाहिए। तो अगर है तो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, otherwise it is not transitive, simple। okay, next is an equivalence relation। तो equivalence relation मतलब क्या कि अगर कोई भी relation which follows all three condition, मतलब reflexive भी है, symmetry भी है and transitive भी है, then we can say that it is an equivalence relation। अगर ये तीन में से एक भी नहीं है तो हमें equivalence के बारे में सोचना भी नहीं है। ओके, तो सिंपल इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब the relation which is reflexive as well as symmetric as well as transitive, तीनों होने चाहिए, then it is called equivalence relation। clear? next is a domain and range of the relation। domain and range of the function देखा था हमने, यहाँ पे range of the relation है। तो अगर मान लो कि रिलेशन इज a कॉमा बी बिलोंग्स टू r ऐसा दिया हुआ है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू डोमेन बोली जाती है एंड ये y कोऑर्डिनेट जो है इसे हम बोलेंगे रेंज। ओके, दैट इज द रेंज एंड डोमेन ऑफ द रिलेशन, दैट्स इट, उतना ही है उसमें। जैसे कि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है कि a क्रॉस b फाइंड करो, तो a क्रॉस b फाइंड किया, आपको पता ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है, 1 2 1 4 1 6 देन 2 2 2 4 2 6 देन 3 2 3 4 3 6, है ना। अब ऐसा कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश किया कि जिसमें पूरे का पूरा a क्रॉस b आ जाता है। अब आपको ऐसा पूछा जाए कि विच वन इज द डोमेन एंड विच वन इज द रेंज, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में आप जो लिखोगे उसे हम डोमेन बोलेंगे एंड y कोऑर्डिनेट में जो लिखेंगे उसको हम रेंज बोलेंगे। मतलब ये ऐसा, ये सब रेंज है। ओके, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रॉब्लम सॉल्यूशन यूजिंग द वेन डायग्राम। तो
वेन डायग्राम की हेल्प से आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा उसको सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे? तो चलो देखते हैं कैसे। देखो भाई इक्वेशन ऐसा कुछ है, आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स इन अ स्कूल 10 teach mathematics, 9 teach physics and 7 teach chemistry. 4 teach mathematics and physics but none teach both mathematics and chemistry. How many teach chemistry and physics and how many teach only physics? So Venn diagram is a diagram which represented the whole data and whole the situation. तो सब्जेक्ट कौन से मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीन सब्जेक्ट है। तो सिंपल तीन सर्कल ड्रॉ कर देंगे, है ना। चलो तो यहाँ पे तीन सेट ले लिए, एक को मैथमेटिक्स का M ले लेते हैं, ये मैथमेटिक्स का सेट है, ये फिजिक्स का P ले लेते हैं एंड केमिस्ट्री का C ले लेते हैं। ओके, जब भी आप वेन डायग्राम से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहो तो क्वेश्चन जो है ना उसमें लास्ट डिजिट पढ़ना चालू करो। 4 teach mathematics and physics but none teach both mathematics and chemistry. तो चार लोग जो है वो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टीच कर रहे हैं, मतलब ये पूरा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों का कॉमन पार्ट है। ओके, तो ये जो कॉमन पार्ट है वो चार लोग उसमें आएंगे, है ना। 9 teach physics and સર 7 આમાં સી ઇન્ક્લુડ પણ થાય છે ને ફર્સ્ટ વર્ડમાં? चलो भाई 4 teach mathematics and physics, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में चार लोग कॉमन है तो यहाँ पे 4, बट नन टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों कोई पढ़ा नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में। अब आगे सोचे कि 9 टीच फिजिक्स एंड 7 टीच केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री 7 लोग पढ़ाते हैं। अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों कंबाइन पढ़ा सकते हैं। अब ये पता नहीं है हमें कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंबाइन कितने लोग पढ़ा रहे हैं, तो फॉर द रेफरेंस मान लो कि x लोग कॉमन है, देयर आर x पीपल हु टीच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। ओके, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों x लोग पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स में टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल 9 टीच फिजिक्स, तो ये पूरा सेट 9 लोगों का है, तो उसमें से 4 लोग यहाँ पे आ गए। अब कितने बचे आपके पास, 5 लोग बचे। तो अब जो 5 लोग है उसमें से x पीपल आर हियर, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, तो 5 माइनस x बचेंगे। यहाँ पे किसी को डाउट? तो 9 टीच फिजिक्स आ गया, 7 टीच केमिस्ट्री, तो वो 7 लोगों का है। ये जो 7 लोग है उसमें से x पीपल आर हियर, x लोग यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, तो 7 माइनस x बचेंगे। फिर से एक बार, देयर आर x पीपल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऐसा हमने माना हुआ है क्योंकि हमें बोला गया है कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री में कोई कॉमन नहीं है। अब कॉमन सेंस कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री में कोई कॉमन नहीं है, तो तीनों सब्जेक्ट में भी कोई कॉमन नहीं है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएगा, क्योंकि मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ा रहा है। ओके, तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएगा ऐसा तो कोई है ही नहीं, अगर ऐसा एक भी होता तो वो मैथ्स एंड केमिस्ट्री में भी आता। तो दैट्स व्हाई तीनों के कॉमन भी कोई नहीं है, ऐसा डेटा है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में x लोग है कि x लोग ऐसे है जो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं एंड फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। अब टोटल केमिस्ट्री में कितने लोग हैं, तो टोटल केमिस्ट्री में 7 लोग हैं। अब यहाँ से 7 लोग में से x पीपल आर हियर, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 7 माइनस x बचेंगे। ओके, एंड 10 टीच मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स में 10 लोग हैं, तो उसमें से 4 आप यहाँ पे रख दिए हो, तो यहाँ पे कितने बचे, 6 बचे, तो 6 लोग यहाँ पे आएंगे। जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो टोटल 10 हो गया, इसमें कोई डाउट? दिया क्या है हमें, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स, मतलब ये जो सारे टीचर है, अब ऑब्वियसली स्कूल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात हो रही है,
तो टीचर्स जो है वो इसके ही है, इसके बाहर के भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऐसा ही सोच रहे हैं कि टीचर्स जो है वो इतने ही है, 20 टीचर है जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की बात कर रहे हैं वो। तो इन सब का टोटल, ये टोटल नंबर ऑफ टीचर्स क्या होने चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 20 होने चाहिए। यस, तो इन सब का एडिशन इज इक्वल टू 20 ले लो, लाइक 6 प्लस 4 प्लस 5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 20। क्यों? क्योंकि टोटल टीचर नंबर ऑफ टीचर इज 20। तो ये क्या हुआ, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 7 तो 22। तो 22, यहाँ पे एक माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू आया आपके पास 2। अब x का वैल्यू 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड जो फिगर्स मिसिंग है वो सारे फिगर ला देते हैं। मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 5 माइनस 2 मतलब 3 लोग हैं, यहाँ पे 7 माइनस 2 मतलब 5 लोग हैं। ओके, अब डेटा ऐसा हुआ। अब क्या पूछा है कि हाउ मैनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, मतलब ये 2 लोग, तो देयर आर 2 पीपल हु टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। हाउ मेनी आर देयर हु टीच ओनली फिजिक्स, तो ओनली फिजिक्स मतलब ये हुआ, ये वाला पार्ट खाली फिजिक्स, फिजिक्स के अलावा और कुछ भी पढ़ा नहीं सकते वो लोग। तो दिस इज ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स वाले कितने, तो देयर आर 3 पीपल। ओके, अब ऐसा बोला होता कि ओनली मैथमेटिक्स वाले कितने, तो 6। ओनली केमिस्ट्री वाले कितने, तो 5। ओके, अब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टीच एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, तो क्या आंसर आता? अगर एग्जैक्टली 1 पूछा होता तो 6 प्लस 3 प्लस 5, तो दैट इज 14 इज द आंसर। अब ऐसा पूछे कि हाउ मेनी ऑफ देम टीच एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, तो क्या आता? एटलीस्ट 2 मतलब क्या, 2 या 2 से ज्यादा। तो ऐसे नंबर्स ढूंढो जो 2 सेट में आते हैं या तो फिर 2 से ज्यादा सेट में आते हैं, मतलब तीनों के तीनों में आते हैं। ओके, तो दिस इज एटलीस्ट 2। तो वेन डायग्राम के ऊपर से हम ऐसी बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से कुछ पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना। चलो भाई, in a survey shows at 74% Indian like grapes whereas 68% like banana. What percentage of Indian like both grapes and bananas? दोनों पसंद आने चाहिए। तो अगर याद हो तो ऐसा एक फॉर्मूला हमने करा था कार्डिनल नंबर वाला, कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या तो फिर उसमें यूनियन था, तो यूनियन भी ले सकते हो आप। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो हमें ढूंढना क्या है कि ऐसे लोग ढूंढो जिनको दोनों पसंद हो, हु लाइक बोथ ग्रेप्स एंड बनाना, दोनों पसंद आए। तो दोनों पसंद आए मतलब क्या हुआ, आपको ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कि दोनों में होना चाहिए। तो दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, एटलीस्ट 1 ऑफ देम का मतलब यूनियन। ये थोड़े वर्ड्स ध्यान में रखना, है ना, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, सेट ए में होगा या तो फिर सेट बी में होगा या तो दोनों में होगा, तो वो यूनियन में आएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में होना चाहिए तो ही इंटरसेक्शन में आएगा। तो अब टोटल सर्वे कितने परसेंटेज लोगों का होगा, तो 100% लोगों का होगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 100 दे दिया। ए मान लेते हैं कि ग्रेप्स वाले हैं, तो ऐसे कितने 74%। बी मान लेते हैं कि बनाना वाले हैं, तो 68% माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्जेक्ट बना दिया जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 74 प्लस 68 माइनस 100। कैलकुलेशन करेंगे और जो बचेगा वो हमारा आंसर। तो 74 प्लस 68 दैट इज 142। तो 142 माइनस 100 करेंगे तो 42। So there are 42% people who like both grapes and banana. मान लो कि आपको ये सेम सिचुएशन सॉल्व करनी है बाय यूजिंग वेन डायग्राम, तो कैसे? तो देखो, वेन डायग्राम
प्रीफर मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा कि आपको एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 ऐसा कुछ भी पूछा होगा, तो at that time Venn diagram is more convenient compared to this formula method. And formula method में formula याद रखना पड़ेगा, Venn diagram में formula याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, logic से हम solve कर सकते हैं. Let's say these are two sets A and B, banana and grapes वाले. Okay, तो जैसे बोला था वैसे कि सम आप लास्ट से पढ़ना चालू करो, तो बोथ वाले कितने हैं वही ढूंढने हमें. तो मान लो कि ये x है. अब 74% ग्रेप्स वाले हैं, मतलब ये पूरा 74% है. एक काम करते हैं, इसको G मान लेते हैं, इसको B फॉर बनाना, G फॉर ग्रेप्स ऐसा ले लेते हैं. तो ग्रेप्स वाले कितने हैं? 74% है. तो अगर 74% मतलब ये पूरा सेट जो है वो 74% होना चाहिए, उसमें से x% यहाँ पे रख दिया, तो ये कितना बचा? 74 माइनस x बचा. सेम थिंग बनाना 68% वाले है, तो इसमें से x यहाँ पे रख दिया, तो ये कितना बचा? तो 68 माइनस x बचा. ओके, अब ये जो टोटल है वो टोटल 100% होना चाहिए. मतलब 74 माइनस x प्लस 68 माइनस x दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए. इनडायरेक्टली सम वही हो रहा है, यहाँ से x को सब्जेक्ट बना दो तो आंसर इज 42 आ जाएगा. मतलब ये हुआ 42. पर अगर फर्दर क्वेश्चन होता कि ओनली ग्रेप्स वाले कितने, तो एट दैट टाइम ये हमें कन्वीनियंट पड़ता कि ये रहे ओनली ग्रेप्स वाले. ओनली बनाना वाले कितने, तो ओनली बनाना वाले इतने, जिसमें हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. एग्जैक्टली वन फ्रूट वाले कितने, तो दिस प्लस दिस दैट इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली वन फ्रूट. Next, third sum, in a class of 60 students, 40 students like mathematics, 36 like science, 24 like both subject. दो सब्जेक्ट का है. एक काम करते हैं, वेन डायग्राम से ही सॉल्व कर लेते हैं. चलो भाई, तो दो सेट वाला एक वेन डायग्राम. इन अ क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स एंड 36 लाइक साइंस. मतलब मैथ्स एंड साइंस की बात हो रही है. ओके, तो क्या बोला था? लास्ट से पढ़ना चालू करो. 24 लाइक बोथ दी सब्जेक्ट, मतलब ये 24 यहाँ पे आएंगे. ओके, तो ये 24 पीपल आर देयर हु लाइक बोथ सब्जेक्ट. अब 40 लाइक मैथ्स, मतलब 40 ये पूरे मैथ्स के हैं. तो अगर पूरे मैथ्स के 40 है, उसमें से 24 हमने रख दिए हैं, तो कितने बचे? तो 40 माइनस 24 16. ओके, तो ये 16. एंड साइंस में कितने रखने पड़ेंगे? तो साइंस के 36 है, तो यहाँ पे 12 रखने पड़ेंगे. अब क्वेश्चन पढ़ना चालू करो, आंसर इजीली आता जाएगा. देखो भाई, तो हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ते फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स ओनली. तो मैथ्स ओनली वाले कितने? 16. आंसर इज 16. साइंस ओनली, तो 12 आर साइंस ओनली. आइदर मैथ्स और साइंस, तो कितने? मतलब ये सब जो है वो आइदर मैथ्स और साइंस वाले हैं, है ना. तो आइदर मैथ्स और साइंस, तो उसका आंसर क्या है? आइदर मैथ्स और साइंस. तो जब भी और आएगा तब हम यूनियन लेंगे, ऐसा हम सोचेंगे. तो नंबर ऑफ एम यूनियन एस, मैथ्स और साइंस. तो एम यूनियन एस मतलब ये सब टोटल कर दो तो आपको एम यूनियन एस मिल जाएगा. अब नाइदर मैथ्स और नॉर साइंस, मतलब मैथ्स भी नहीं लिया, साइंस भी नहीं लिया, क्योंकि ये टोटल तो 52 हो रहा है और क्लास में स्टूडेंट 60 है. मतलब 8 लोग ऐसे हैं महानुभाव जिन्होंने मैथ्स भी नहीं चूज करा है एंड साइंस भी नहीं चूज करा है. तो नाइदर मैथ्स नॉर साइंस दैट इज 8. तो इसका आंसर 52 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 8, लाइक दिस. चलो एक्सरसाइज 7.c. तो is smaller than over a set of egg in a box is transitive relation, symmetric relation, reflexive relation, equivalence relation. Is smaller than over a set of egg in box. मतलब मान लो कि एक बॉक्स में बहुत सारे एग है. हम दो एग की बात कर रहे हैं, ए एंड बी एग की. कोई दो एग हमने नाम दे दिए ए एंड बी. तो इज स्मॉलर देन, मतलब अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए इज स्मॉलर देन ए,
मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, यस और नो? ए इज स्मॉलर देन ए, ये स्टेटमेंट फॉल्स बन गया। ऐसा हमने क्यों सोचा? तो अगर ऐसा होता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता, क्योंकि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आगे सोचते हैं सिमेट्री के बारे में। अगर मैंने ऐसा बोला कि ए इज स्मॉलर देन बी, यहाँ पे ए की जगह पे बी, ये मैं मान रहा हूं, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ए इज स्मॉलर देन बी, ऐसा है। तो अगर ए बी से छोटा है तो कैन आई से दैट बी इज स्मॉलर देन ए? ट्रू और फॉल्स? नो। तो सिमेट्री भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिमेट्री में क्या था कि ए बी से रिलेट करता है तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। तो अब ये इक्विवेलेंस वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक नहीं निकल गया। तो इक्विवेलेंस मतलब क्या था? ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती रिफ्लेक्सिव, तो एट दैट टाइम हम ये दो ऑप्शन तो हटा ही देंगे। सिमेट्री भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बचा अब ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव होने वाला है। कैसे सर? तो यहाँ पे अगर ए बी से छोटा है, दूसरा कोई एग बी है जो बी सी से छोटा है, तो अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो कैन आई से दैट ये जो ए है वो सी से छोटा है? यस सर और नो सर? अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, देन आई कैन से दैट ए सी से छोटा है। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले कि भाई मानसी इज स्मॉलर देन, कथन ले लेते हैं, कथन इज स्मॉलर देन मी। तो मानसी मेरे से छोटी होगी, ऑब्वियसली होगी। तो वही बात है यहाँ पे कि ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन सी होना चाहिए, है ना? तो दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिटिव। यस, इट इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट, इज इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इज इक्वल टू है यहाँ पे, तो कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो a एंड b, यहाँ पे स्मॉलर देन की जगह पे इक्वल टू रखो, तो फर्स्ट वन a इक्वल टू a, ऐसा बोल सकते हैं हम? यस सर, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है। अगर दूसरा ऐसा कोई है कि a इक्वल टू b है, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि b इक्वल टू ए बी होगा? यस सर, तो ये सिमेट्री भी हो रहा है। तो अब तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शन तो है हमारे पास, तीसरा ऑप्शन ई मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है, जो हम थ्रू आउट दी क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। ये जो है वो ध्यान में रखना आप कि यहाँ पे ई मीन्स क्या है, ई स्टैंड्स फॉर व्हाट, आर स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड टी स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो टी मीन्स ट्रांजिटिव है, एस मीन्स सिमेट्रिक है, R मीन्स रिफ्लेक्सिव है एंड E मीन्स इक्विवेलेंस है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आपका आया वो सिमेट्री भी आता है, रिफ्लेक्सिव भी आता है। ऑब्वियसली ट्रांजिटिव होने ही वाला है, क्योंकि अगर A B से इक्वल है एंड B C से इक्वल है तो A C से इक्वल होगा ही। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो ये तीनों है, तो दैट्स व्हाई आपका जो रिलेशन है दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आंसर इज डी। Let's go through once again. A has same father, A has the same father as A, ऐसा हम बोल सकते हैं, that's why it is reflexive. Symmetry, अगर A has same father as B तो B has same father as A, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, that's why it is symmetry. Transitive के A and B के दोनों के फादर सेम है, B and C के फादर सेम है, तो ऑटोमेटिकली A and C के फादर सेम हो गए, तो that's why it is transitive also. ओके, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव तीनों ऑप्शन, या तो फिर इक्विवेलेंस दिया होता तो इक्विवेलेंस लिख देते अपने। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इज अ परपेंडिकुलर टू ओवर द स्ट्रेट लाइन इज गिवन टू द प्लेन। सोचो तो भाई, इज परपेंडिकुलर टू इज सिमेट्री ओनली, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस ऑटोमेटिकली निकल गया। ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखो, ये लाइन A इज परपेंडिकुलर टू लाइन B एंड लाइन B इज परपेंडिकुलर टू लाइन C, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे A एंड C परपेंडिकुलर होंगे।
यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, तो दैट्स व्हाई ट्रांजिटिव भी निकल गया, तो ओनली सिमेट्री इज द आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखो, तो देखो भाई इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, तो लेट्स से कोई रियल नंबर ले लेते हैं, नॉन रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर बोला हुआ है, लेट्स से 5, तो 5 खुद का रेसिप्रोकल है ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्री, अगर 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है तो 1/5 का रेसिप्रोकल इज 5, तो दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्री। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिविटी, तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है, ओके, 1/5 किसी और का रेसिप्रोकल है तो वो 5 का ही होगा ऑब्वियसली, तो 5 का रेसिप्रोकल है, फॉल्स, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, दैट्स व्हाई आंसर इज सिमेट्री ओनली। चलो सिक्स्थ वाला सोचो तो, ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आंसर इज ए बी एंड सी, तीनों के तीनों या तो इक्विवेलेंस होता है तो वो होता है